वापस स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 2018 के क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन के बारे में। इससे पहले पार्ट 1 में हमने 1 से लेकर 13 नंबर क्वेश्चन तक को काफी अच्छे से डिस्कस किया है, डील किया है, सॉल्व किया है और एक एक क्वेश्चन को बारीकी से हमने बताया है। ये पार्ट 2 वीडियो है जिसमें क्वेश्चन नंबर 14 से हम आगे बढ़ेंगे। अभी तक 2009 से 2018 तक के जितने क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन हैं उन सबको हम करा चुके हैं। साथ ही VVI जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं 2 नंबर और 5 नंबर के, उसको भी हमने करा दिया है। प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेक कर लीजिए, वहां से सारे आपको जो भी तैयारी करने के लायक आपको बेनिफिशियल है वो सब के सब चीजें आपको मिल जाएंगी। साथ ही नेम रिएक्शन भी मिलेगा आपको। 28 एक सीरीज है 28 नेम रिएक्शन का, जिसमें लगभग 28 वीडियो है, तो आप वहां से भी जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे है, अगर चाहें तो आप जाकर के ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि वहां कुछ कुछ चीजें मैं भेजता रहता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को और देखते हैं सबसे पहले इस 14 नंबर क्वेश्चन के बारे में क्या कहता है। कहता है यदि dx इज इक्वल टू k इंटू एच प्लस द पावर n हो और जब pH 2 से 1 करने पर प्रतिक्रिया का दर यानी रेट ऑफ रिएक्शन 100 टाइम्स यानी 100 गुना हो जाता है या बढ़ जाता है, तो बताइए रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। तो सुनिए, कह रहा है pH 2 से 1 हो जाने पर, मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है, माने सांद्रता उसका बदल रहा है। तो अगर आप pH का फॉर्मूला लिखना चाहें तो भाई pH इज इक्वल टू माइनस लॉग इंटू एच प्लस द कंसंट्रेशन। ये आपका pH का क्या है, फॉर्मूला है। तो ये तो आपको याद ही होगा। और देखिए उसके बाद क्या कर रहा है, 100 गुना बढ़ जाता है। रेट कितना, 100 गुना। तो एक बात बताइए, अगर केमिकल रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ होगा तो उस टाइम रेट कितना होगा, R अगर मान ले, और उसके बाद बढ़ रहा है तो 100 R मान लेंगे। क्यों? क्योंकि 100 गुना बढ़ रहा है। R का 100 गुना माने 100 R। तो चेक करते हैं। कहता है कि pH 2 से 1 करने पर, कहता है कि अगर बताइए pH कितना है, 2 है, और 2 से कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, तो रेट क्या होगा भाई। कह रहा है प्रतिक्रिया की दर 100 गुना बढ़ जाती है, तो रेट क्या होगा। रेट कहेंगे कि पहले तो जब 2 होगा तो R होगा, दर यानी कि रेट यानी R, तो R होगा, और 2 से 1 हो रहा है तो 100 गुना बढ़ रहा है, तो R होगा, तो R का 100 गुना माने R 100 गुना, तो 100 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। R को 100 से गुणा कर देंगे, तो ये आपका 100 गुणे R हो जाएगा। यानी कि अगर pH 2 है तो रेट R, pH 1 है तो रेट 100 गुणे R, या R 100 लिख लो या 100 R लिख लो। अब जरा देखिए इसके आगे क्या कहता है, तो जरा सुनिए। सबसे पहले हम ना रेट 1 में देखते हैं। तो अगर मान के चलिए रेट R1 अगर निकालें, क्यों, क्योंकि देखिए pH कितना दिया है, pH का वैल्यू 2 दिया, 1 2 और 1 1, देखिए 2 और 1, तो रेट 1 निकालने किस पर, एट pH 1 पर, pH 2 पर निकालते हैं पहले, pH 2 पे। तो क्या कहेंगे कि 2 इज इक्वल टू pH 2 इज, या आप ऐसे कह सकते हैं कि pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। तो जरा देखिए pH कितना है, pH का वैल्यू 2, तो 2 माइनस तो माइनस, लॉग तो लॉग, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। बात क्लियर हो गई। अब जरा देखिए इस माइनस को इधर भेज दें, इतना कैलकुलेशन तो आपको आता ही होगा। -2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लॉग इंटू H प्लस। क्लियर हो गई बात। अब जरा देखिए -2 को हम क्या लिख सकते हैं, लॉग, क्या लिख सकते हैं, लॉग 10 दी पावर -2 लिख सकते हैं क्या, बोलिए। -2 को 10 दी पावर -2 लॉग 10 दी पावर -2 लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग H प्लस, लॉग कितना हो जाएगा, H प्लस। थोड़ा इनको ना अलग कर लेते हैं और देखिए
जिनको सॉल्यूशन नहीं चाहिए ना, मतलब ऐसे जनरली मतलब एक एक बारीकी से सॉल्यूशन नहीं चाहिए, वो लोग स्पीड बढ़ा लेंगे वीडियो का, 2 गुना कर लेंगे, थोड़ा आपको सहूलियत मिल जाएगी। तो जरा देखिए, हम थोड़ा इधर कर लेते हैं। इतना हो गया, लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा, चेक करिए, लॉग से लॉग कैंसिल। तो लॉग से लॉग अगर कैंसिल हो गया तो 10⁻⁻² हो गया, और ये हो गया H प्लस। कितना हो गया? H प्लस। तो H प्लस इज इक्वल टू 10⁻² आ गया, एक कॉन्सेंट्रेशन। अब देखिए, अब क्या कहेंगे, रेट यानी कि R2 एट pH1, तो क्या कहेंगे pH इज इक्वल टू माइनस लॉग इंटू H प्लस। अब देखिए pH कितना है? 1, तो 1 बराबर तो बराबर, माइनस तो माइनस, लॉग तो लॉग, H प्लस तो H प्लस। अच्छा, 1 तो 1, ठीक है, माइनस को इधर भेज दें, -1 इज इक्वल टू लॉग, फिर H प्लस, फिर वही काम करिए, इधर चेक करिए, इनको लॉग 10⁻⁻1 लिख देते हैं, और इधर लॉग H प्लस हो जा रहा है। बोलिए, अच्छा, लॉग से लॉग फिर कैंसिल होगा, और H प्लस कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻1 आ गया। देख रहे हैं आप? चेक कर लीजिए, इधर 10⁻⁻2 आया, इधर 10⁻⁻1 आया। अब कहता है कि dx/dt इज इक्वल टू k इंटू H प्लस का पावर n है। तो इस pH को ना मिटाते हैं, थोड़ी सी जगह है, हो जाएगी, लेकिन फिर भी थोड़ा इसको मिटाना पड़ेगा। देख लेते हैं वो तो होगा या नहीं होगा। इस pH के वैल्यू को मिटा दिया हमने। अब जरा देखिए, प्रश्न में क्या कर रहा है, dx/dt रेट ऑफ रिएक्शन, सिंस dx/dt इज इक्वल टू k कॉन्सेंट्रेशन इंटू H प्लस दी पावर कितना है? n है। अच्छा, एक बात बताइए, dx/dt के हिसाब से हम कॉन्सेंट्रेशन अगर चेक करें तो रेट 1 के केस में H प्लस इज इक्वल टू 10⁻⁻2 आया है, और रेट 2 के केस में H प्लस इज इक्वल टू 10⁻⁻1 आया है। तो इसी तरीके से अगर हम रेट 1 के लिए बात करें, किसके लिए? रेट 1 के लिए, तो dx/dt इज इक्वल टू dx/dt, तो dx/dt दोनों में आ जाएगा, तो दोनों को हटा देते, यहां से लिखते k इंटू H प्लस। रेट 1 के लिए H प्लस का वैल्यू, रेट 1 के लिए H प्लस का वैल्यू चेक करिए, 10⁻⁻2 आया है, तो H प्लस की जगह हम 10⁻⁻2 रख लेते हैं, पावर में n है तो n रख लेते हैं। अच्छा, रेट 2 के लिए जरा चेक करिए, k इंटू 10⁻⁻1 दी पावर n, जरा चेक करिए, रेट 2 के लिए H प्लस का वैल्यू 10⁻⁻1 आया है, मतलब H प्लस की जगह हमने 10⁻⁻1 रखा और n की जगह n रखा। अब एक बात बताइए, जब रेट 1 है तो कॉन्सेंट्रेशन आपका कितना हो रहा था? केमिकल रिएक्शन के हिसाब से कॉन्सेंट्रेशन कितना हो रहा था, रेट कितना हो रहा था? तो रेट 1 के हिसाब से कॉन्सेंट्रेशन तो 10⁻⁻2 निकाला, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि 2 से 1 करने पर प्रतिक्रिया की दर 100 गुनी बढ़ जाती है, मतलब पहले इसका मतलब R होगा। तो pH 2 के केस में, माने रेट 1 के केस में सबसे पहले रेट क्या होगा? R होगा। उसके बाद कह रहा है ना कि ये 100 गुना बढ़ जाता है। देखिए, ये क्या कह रहा है कि जब 2 से 1 हुआ तो पहले रेट R था, 10⁻⁻2 लिख दिया हमने, 2 था तो, और उसके बराबर कर दिया, किसके बराबर? R के बराबर। और उसके बाद कह रहा है 10⁻⁻1, 2 से 1 हो गया तो रेट क्या होगा? 100 गुना। तो 100 गुना का मतलब क्या हुआ कि R गुणे 100 लिखिए, चाहे 100 गुणे R लिखिए। बात तो क्लियर हो गई है। अब जरा सुनिए, अब क्या करेंगे कि देयरफॉर, अब क्या करें, भाग करते हैं, निकल जाएगा, कुछ ना कुछ तो निकलेगा। जरा चेक करते हैं, देखिए यहां से देयरफॉर अगर हम R2/R1 कर दें, R2/R1 कर दें तो वैल्यू क्या आ जाएगा?
R2 अपॉन R1, चेक करें, K तो K इंटू 10 दी पावर -2 का पावर n, K तो K 10 दी पावर -1 हो गया का पावर n, अच्छा बराबर R2 है ना, R2 अपॉन R1, तो 10 दी पावर -1 होगा और यहां 10 दी पावर -2 होगा। अच्छा, तो R2 का वैल्यू 100R, तो 100R बटा में कितना है R, R से R कैंसिल हो जाएगा। अच्छा ठीक है, K से K कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि R2 अपॉन R1, R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू, अच्छा 10 दी पावर -1 है, 10 दी पावर -1 और 10 दी पावर -2 को ऊपर भेज देते हैं। अच्छा, इसका पावर पूरा n है, अब क्या करते हैं 10 दी पावर -2 को ऊपर भेजेंगे तो +2 में चला जाएगा, बोलिए +2 चला जाएगा। अच्छा, पूरा का पावर n, तो R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू 10 दी पावर -1 का पावर n, इधर भी n, तो बेस तो सेम नहीं है, -1 है +2 है, तो इन दोनों को अगर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 दी पावर -1 10 दी पावर +2, तो -1 +2 कितना आ जाएगा, +2 में से -1 घटाइए, तो +2 माने 2 में से 1 घटाना है, तो कितना आ जाएगा 10 का पावर 1, 10 का पावर 1, 10 का पावर 1 हो गया। अच्छा, 10 का पावर 1 बराबर कितना हो रहा है, हाँ 100 लिख देते हैं, पता नहीं दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, देखिए तो ये 100 छूट रहा था। तो एक बात बताइए, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 100, तो 100 को 10 का पावर 2 लिख दें, तो एक बात बताइए 10 का पावर 1 मतलब 10, तो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं 10 का पावर 1 यानी 10 का होल पावर n बराबर 10 का पावर कितना, होल पावर 2। तो देखिए 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया, n इज इक्वल टू आ गया आपका 2, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, देयरफॉर क्या कहेंगे, कहेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू कितना हो गया 2, ये आपका वैल्यू आ गया। फिर से रिपीट करिए एक बार, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, न्यूमेरिकल है, तो इसलिए थोड़ा चेक कर लीजिए। कहता है कि पीएच अगर 2 है तो 2 से 1 में अगर परिवर्तित हो जाता है तो उसका रेट R से 100 गुना बढ़ करके 100R हो जाता है। तो अगर हम रेट 1 पर यानी pH 2 पर वैल्यू निकालें तो pH इज इक्वल टू -log इंटू H प्लस, pH 2 है -log H प्लस, माइनस को इधर भेज दिए -2 हो गया log H प्लस, log इधर ले लिए तो जरा चेक करिए 10 दी पावर -2 हो जाएगा। अच्छा 10 दी पावर -2 हो गया, log से log कैंसिल हो जाएगा, 10 का पावर -2 बराबर H प्लस, माने रेट 1 के लिए ये H प्लस का वैल्यू -10 दी पावर -2 आया। अच्छा रेट 1 के लिए उतना आ गया, तो रेट 2 के लिए pH 1 का वैल्यू रखेंगे तो सेम वही प्रक्रिया करेंगे। देखिए एक माइनस को इधर भेज दिए हैं, 10 दी पावर -1 ले लिए हैं, फिर log से log कैंसिल हो गया, 10 दी पावर -1 इज इक्वल टू H प्लस। अच्छा अब कह रहा है कि dx इज इक्वल टू k इंटू H प्लस का पावर n, तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू k इंटू H प्लस का पावर कितना n, dx अपॉन dt इज इक्वल टू k इंटू H प्लस का पावर n, तो वही वैल्यू लिखे हैं dx अपॉन dt इज इक्वल टू k इंटू H प्लस का पावर कितना n। अब जरा देखिए dx अपॉन dt हर जगह लिखते हैं, लेकिन लिखने से कोई फायदा है नहीं क्योंकि रेट है। अच्छा कॉन्सेंट्रेशन के ले लिए हैं, अच्छा H प्लस का पावर n, तो H प्लस का पावर रेट 1 में, यहां चेक करिए रेट 1 में H प्लस का पावर कितना आया है, H प्लस का वैल्यू समझ लो, वैल्यू कितना है 10 दी पावर -2, तो हमने लिखा 10 दी पावर -2, ठीक है, पावर n तो n। अच्छा उस केस में रेट 1 के केस में यहां रेट हमने कितना लिखा है, जरा चेक करिए r लिखा है, तो हमने r के बराबर कर दिया उसको। अच्छा रेट 2 के केस में k इंटू 10 दी पावर -1, रेट 2 का वैल्यू यहां चेक करिए, रेट 2 का वैल्यू H प्लस का वैल्यू कितना है 10 दी पावर -1, तो 10 दी पावर -1 H प्लस की वैल्यू रख दिया, पावर n तो पावर n। अच्छा रेट रिएक्शन के हिसाब से माने क्वेश्चन के हिसाब से कितना हो रहा था 100R, तो 100 गुना बढ़ रहा था तो 100R लिख दिया हमने। अच्छा अब R2 का भाग ना R1 से किया, तो R2 इसको ऊपर रखा, R1 को नीचे रखा, उसी तरीके से 100R है बट्टा में R है, तो R से R कैंसिल हो गया, 100 बच गया। अच्छा R2 इज अपॉन R1 इज इक्वल टू k से k कैंसिल, 10 दी पावर 1 और 10 दी पावर -2, 10 दी पावर -2 को ऊपर भेज दिए तो 10 दी पावर +2 हो जाएगा, तो 10 दी पावर +2 में से -1 घटाना है, तो कितना हो जाएगा
+2 मैंने 2 में से -1 मैंने 1 घटाना है, तो 2 में से 1 घटाएगा तो 1, तो 10 का पावर कितना हो गया 1, अब पूरा पावर n। अच्छा इस 100 को तो 100 इधर लिख दिए, 100 को 10 का पावर 2 लिख सकते हैं, तो 10 का पावर 2 लिख दिए। अच्छा 10 का पावर 1 को केवल 10 लिखा जा सकता है, ऊपर टोटल पावर कितना है n है, 10 दी पावर 2 को 10 दी पावर हमने पूरा होल ब्रैकेट 2 लिख दिया, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा बेस। अच्छा पावर n इज इक्वल टू कितना हो गया 2, तो वही n इज इक्वल टू हमने 2 लिखा है, और जब n का वैल्यू ही ऑर्डर बताता है तो हम कहेंगे कि देयरफॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी प्रतिक्रिया की कोटि कितनी होगी 2 होगी। तो ऑप्शन देखिए कौन सा सही है, बी ऑप्शन आपका सही है। बिल्कुल ना क्वेश्चन बनाने में जान लग रहा है एकदम, मतलब एक एक क्वेश्चन को अगर डील किया जा रहा है तो टाइम तो लग ही रहा है, साथ ही थोड़ा सा पैसेंस भी लग रहा है, बुद्धि तो बहुत ज्यादा लग रहा है। ठीक, तो इसलिए आपसे गुजारिश रहेगी कि वीडियोस को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आप शेयर करिए। ठीक है, तो चलिए ये 14 नंबर क्वेश्चन हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए या लिख लीजिए, कॉपी पेन तो भाई लेकर के बैठ रहे हैं आप लोग, ये हम जानते हैं, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस जरूर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला सवाल है आपका, देखिए सबके सब ना न्यूमेरिकल है, तो इसलिए ना बहुत अच्छे से इसको कॉपी पेन लेकर के मतलब लिखिएगा, लेकिन उसके साथ साथ ना समझिएगा पहले, उसके बाद स्क्रीनशॉट लीजिए या पुश करके और फिर लिखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबके सब न्यूमेरिकल है तो कॉम्प्लिकेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा बेरियम सल्फेट जिसको बैराइट भी कहते हैं के संतृप्त घोल यानी सेचुरेटेड सॉल्यूशन का समतुल्य सुचालकता यानी कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस 400 प्रति ओम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति इक्विवेलेंट है, और विशिष्ट चालकता यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस 8 गुणे 10 का पावर -5 प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर है। तो बेरियम सल्फेट का Ksp यानी सॉल्युबिलिटी ज्ञात करें। क्या होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? तो पहले सॉल्व करने का आदत है, उसके हिसाब से हम सॉल्व करेंगे, फिर आपको सवाल का जवाब बताएंगे। तो देखिए हम जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि भाई क्वेश्चन में डाटा क्या क्या दिया है। देखिए न्यूमेरिकल से ना लोग भागते इसलिए हैं क्योंकि ना समझ नहीं आता शुरू कहां से करें। तो देखिए शुरू कहां से करें, जो आपके पास है वहीं से शुरू करें। मान के चलिए आपको कुछ सामान खरीदना है तो 5 रुपए है तो 5 ही रुपए के हिसाब से आप सामान खरीदिएगा, तो उसी हिसाब से मतलब जो आपके पास है वहीं से शुरू कर रहे हैं आप। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ जो जो आपको वैल्यू दिया गया ना वही वैल्यू आप पहले लिखिए। तो देखिए कह रहा है विशिष्ट चालकता यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तो क्या कहेंगे, कहेंगे कि सिंस विशिष्ट चालकता यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस बराबर कितना है भाई 8 गुणे 10 का पावर -5 प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर। अच्छा समतुल्य चालकता कितना है, कह रहा है समतुल्य चालकता यानी कि समतुल्य चालकता का ना लैम्डा इक्विवेलेंट से सूचित करते हैं, और इसका वैल्यू कितना कह रहा है 400 प्रति ओम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति इक्विवेलेंट है। जिनको केवल और केवल ना डायरेक्ट सॉल्यूशन चाहिए वो लोग स्किप करके देख सकते हैं, स्किप करके या डबल स्पीड में कर लीजिए वीडियो, थोड़ा स्पीड हो जाएगा, या 1.5 के स्पीड में कर लीजिए, देखते हैं। अब एक बात बताइए, विशिष्ट चालकता आपको मालूम हो गया, आपको समतुल्य चालकता मालूम हो गया, तो अब देखिएगा कि Sp यानी सॉल्युबिलिटी निकालने के लिए सबसे पहले आपको मोलर कंडक्टेंस निकालना पड़ेगा। तो मोलर कंडक्टेंस यानी कि मोलर चालकता, तो मोलर चालकता यानी कि लैम्डा, और मोलर का मतलब कैपिटल एम। तो लैम्डा एम इज इक्वल टू कितना होगा, ये बड़ा लैम्डा है, आप छोटा लैम्डा ऐसे बनाते हैं, लेकिन ये बड़ा लैम्डा भी के जैसा बनता है, बिल्कुल उल्टा।
तो क्या होता है, कहता है कि वैल्यू कहता है n फैक्टर इंटू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मतलब या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, यानी कि लैम्डा इक्विवेलेंट, ये समतुल्य चालकता। तो n फैक्टर का मतलब क्या, देखिए सॉल्यूशन किसका कर रहा है, बेरियम सल्फेट का। तो अगर बेरियम सल्फेट को BaSO4 एक्वस को हम अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करा करके इलेक्ट्रिक चार्ज प्रवाहित कराएं और इलेक्ट्रोलिसिस करा करके ये Ba2+ के रूप में तोड़ दें, SO4 2- के रूप में तोड़ दें, तो देखिए ये केटायन का जितना चार्ज होगा ये Ba2 पॉजिटिव, यही n फैक्टर का वैल्यू होगा। तो देयरफॉर क्या निकलेगा, मोलर चालकता बराबर, यानी कि मोलर चालकता लैम्डा कैपिटल M इज इक्वल टू n फैक्टर माने 2, तो 2 इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी वैल्यू कितना, समतुल्य चालकता का वैल्यू कितना, 400 प्रतिओम। तो ये 400 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 800, कितना हो जाएगा 800, और ये क्या है, पर ओम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। इतना तक तो हो गया। अब चेक करते हैं। अब देखिए देयरफॉर अब सॉल्युबिलिटी के Sp का वैल्यू आपका निकालना है, तो सॉल्युबिलिटी यानी कि विलेयता, तो BaSO4 की विलेयता, तो कहेंगे कि BaSO4 की विलेयता यानी कि सॉल्युबिलिटी या के Sp ऑफ BaSO4 विलेयता, माने ऐसे कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, BaSO4 के Sp, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसके आगे फॉर्मूला क्या कहता है, कहता है कि विशिष्ट चालकता यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस, विशिष्ट चालकता, तो विशिष्ट चालकता का वैल्यू कितना लिखे, विशिष्ट चालकता कहता है विशिष्ट चालकता, तो 10 का पावर माइनस 8 × 10 का पावर माइनस 5, क्या है, पर ओम पर सेंटीमीटर इंटू 1000 माने 1000 बटा मोलर कंडक्टेंस। तो मोलर कंडक्टेंस लैम्डा m का वैल्यू कितना है, चेक करिए, ये आया है 800, कितना आया है 800 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट पर इक्विवेलेंट। तो जरा सुनिए, ये पर ओम से पर ओम कैंसिल, इधर जरा चेक करिए, 8 से ये 8 कैंसिल, कितनी बार में, 100 बार में, तो 2 0 से 2 0 इधर कैंसिल, बच गया 10। सेंटीमीटर स्क्वायर को ऊपर भेज देंगे तो कितना आ जाएगा, लगभग सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर हो जाएगा। तो वैल्यू आ जाएगा, ये देखिए 10 बचा है अभी, तो 10 का पावर 1 हो जाएगा, 10 का मतलब 10 का पावर 1, तो 10 का मतलब जब 10 का पावर 1, तो 10 का पावर 1 में से 10 का पावर माइनस 5 घटाइए, तो कितना आ जाएगा, कहिएगा कि KSP, यहां लिखते हैं, कहिएगा KSP या सॉल्युबिलिटी ऑफ BaSO4 या BaSO4 की KSP कितनी हो जाएगी, 10 दी पावर -5 इंटू 10 दी पावर 1, तो घटाइएगा दोनों को तो कितना आ जाएगा, 10 दी पावर 4। और ये यूनिट जो है उसको लिखते रहिएगा, और डायरेक्ट हम लिख रहे हैं कैपिटल M स्क्वायर। तो ये आपका 10 दी पावर 4 कैपिटल M स्क्वायर आपका वैल्यू आ गया। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, नीचे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, चेक करते हैं, हाँ दिख रहा है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 इंटू 10 दी पावर कितना 4, वो भी 4 कैसा, माइनस में, क्योंकि देखिए -5 है और 1 घटा रहे हैं तो -4, तो है -4, तक KSP का वैल्यू आ गया 1 इंटू 10 दी पावर -4। तो 1 इंटू 10 दी पावर -4 लिखिए या -4 लिखिए, तो आपका वैल्यू कौन सा आ गया, D आपका D ऑप्शन सही होगा। फिर से थोड़ा सा रिपीट करते हैं। देखिए विशिष्ट चालकता का वैल्यू 8 × 10 का पावर -5 पर ओम पर सेंटीमीटर दिया है। समतुल्य चालकता यानी
इक्विवेलेंट कंडक्टेंस 400 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट दिया है। मोलर चालकता निकालेंगे पहले, एन फैक्टर इनटू क्या, इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कह सकते हो, वेट नहीं। तो इसका वैल्यू इसलिए निकाल रहे हैं कि भाई साहब आपको ना अंत में यहां विशिष्ट चालकता स्पेसिफिक कंडक्टेंस का वैल्यू देना पड़ेगा। तो क्या कहे हैं जरा चेक करिए। कहे हैं कि BaSO4 को हमने तोड़ दिया तो एन फैक्टर का वैल्यू 2 निकाल दिया तो चेक किए कि मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू 2, तो 2 यानी एन फैक्टर इनटू टोटल समतुल्य चालकता, यानी कि समतुल्य चालकता का वैल्यू कितना, 400 गुणा करेंगे 800, यहां पर ओम पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति इक्विवेलेंट। ठीक है, BaSO4 की विलेयता यानी KSP का वैल्यू निकालना है, KSP ऑफ BaSO4। तो क्या कहेंगे, कहता है कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस माने विशिष्ट चालकता का वैल्यू चेक करिए इनटू 1000, तो 1000 यानी कि 1000 इधर लिख दिए हैं। अच्छा, 1000 अपॉन समतुल्य चालकता का वैल्यू चेक करिए, सॉरी मोलर चालकता। तो मोलर चालकता का वैल्यू कितना होता है, देखिए यहां हमने निकाला है 800 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। अब जरा देखिए 8 से 8 कैंसिल, 100 बार में 800 कैंसिल 100 बार में, 2 0 से 2 0 कटा। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, इधर चेक करिए पर ओम से पर ओम कटा। अब उसको ना कटाते पिटाते रहिए। अब उसके बाद 10 का पावर -5 में से 10 का पावर 1 घटाना है तो 10 का पावर कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा, और यही आपका वैल्यू हो गया। रिपीट तो हमको नहीं करना चाहिए था, लेकिन ना रिपीट इसलिए कर रहे हैं ताकि ना इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल है, डिजिट थोड़ा छूट जाते हैं, इसलिए हमने सोचा भाई थोड़ा सा चेक कर ले कहीं छूटा तो नहीं है। तो ये 15 नंबर सवाल रहा आपका। और चलिए इसके आगे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए 16 नंबर सवाल। 16 नंबर है, एक कार्बनिक यौगिक आयोडोफॉर्म जांच दिखलाता है और टॉलेंस अभिकर्मक या अभिकारक के साथ भी धनात्मक जांच देता है। मतलब कि ये 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शंस में से एक ऐसा कंपाउंड है जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है और टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट देता है। मतलब कि वह कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट देना चाहिए और टॉलेंस टेस्ट देना चाहिए। ये 2 अगर टेस्ट वह देता है और वही ऑप्शन, तो वही ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है ये CH3CHO यानी कि एसिटल्डिहाइड, और इस एसिटल्डिहाइड को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। नाम क्या है भाई, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। आगे देखते हैं, यह है एसीटोन या इसी को प्रोपेनोन भी कह सकते हैं या प्रोपेन 2 ऑन भी कह सकते हैं। यह है इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल, और यह है, इसको क्या कह दें आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। क्या कह देते हैं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या प्रोपेन 2 ऑल। अब जरा सुनिए, इन 4 ऑप्शंस में से कौन आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, टॉलेंस टेस्ट देता है, देखा जाए थोड़ा। पहला कंपाउंड है एसिटल्डिहाइड। तो सुनिए, एसिटल्डिहाइड एक ऐसा कंपाउंड है जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, मतलब हैलोफॉर्म टेस्ट देता है। तो पहली बात की एसिटल्डिहाइड की बात कर लेते हैं, और एसिटल्डिहाइड होता कैसा है, ये है CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, ठीक है। अब बात आती है कि आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है और उसके बाद टॉलेंस टेस्ट देता है क्या, तो बिल्कुल देता है। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट भी देता है। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट में अगर कास्टिक सोडा और आयोडीन के साथ रिएक्शन करा दें तो क्या बनाएगा, सबसे पहले आपको बनाएगा मिथाइल आयोडाइड और फिर सोडियम फॉर्मेट और वाटर बनेगा। तो बनेगा मिथाइल आयोडाइड, फिर सोडियम फॉर्मेट, क्या हो जाएगा, सोडियम फॉर्मेट, और उसके बाद क्या बनेगा, इधर जनरली लिख देते हैं सोडियम फॉर्मेट, और उसके बाद क्या बनेगा, H2 यानी जल।
चेक कर लेना। तो ये तो आयोडोफॉर्म टेस्ट दे दिया, यानी हेलोफॉर्म। CH ऐसे होता है CHI3, क्या लिखे हैं CHI3, ये है आयोडोफॉर्म। क्या है आयोडोफॉर्म। टॉलेंस टेस्ट कैसे देता है चेक करिए। जबान फंस रही है, बिल्कुल मुंह सूख गया है। टॉलेंस टेस्ट तो लिखे हैं ऊपर, लेकिन ना रिएक्शन लिखना बाकी है। तो एसिटाल्डिहाइड का रिएक्शन लिखते हैं, जरा चेक करिए। देखिए ये है CH3, ये है C डबल बॉन्ड O, ये है H, यानी कि एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड जब टॉलेंस टेस्ट देता है तो सिल्वर ऑक्साइड से रिएक्शन करता है। जैसे सिल्वर ऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो ये क्या बनाता है, कहता है CH3, फिर क्या करता है C डबल बॉन्ड O और ये OH, यानी एसिटिक एसिड बनाता है, एसिटिक एसिड। और इसके साथ साथ ये बनाता है सिल्वर का प्रेसिपिटेट, मतलब प्रेसिपिटेट जिसको ना सिल्वर मिरर कहते हैं, सिल्वर मिरर कहते हैं, सिल्वर दर्पण। तो सुनिए, सिल्वर मिरर के निर्माण करने के कारण ही टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट को सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका पहला ऑप्शन था एसिटाल्डिहाइड, जो आयोडोफॉर्म टेस्ट भी दे रहा है और उसके बाद टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट भी दे रहा है, जिसको सिल्वर मिरर टेस्ट कहते हैं। अच्छा, चेक कर लेते हैं भाई। तो पहला ऑप्शन तो सही है। एसीटोन ना तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है ना ही सिल्वर मिरर, मतलब दूसरा ऑप्शन गलत है। अच्छा ठीक है, तीसरी बात करते हैं। इथेनॉल जो है केवल आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, लेकिन टॉलेंस टेस्ट नहीं देता है। इसका मतलब तीसरा ऑप्शन गलत है। अब प्रोपेनॉल, प्रोपेनटुऑल ना तो सिल्वर मिरर टेस्ट देता है और ना ही आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। इसका मतलब ये चौथा ऑप्शन भी आपका गलत है। तो इसलिए ऑप्शन क्या होगा, ए सही होगा। ये है आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट और ये है आपका सिल्वर मिरर टेस्ट, यानी कि टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। सिल्वर प्रेसिपिटेट के फॉर्म में अवक्षेप के रूप में, ठोस अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, इसीलिए इस टेस्ट को ना सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए इसको आप लिख लीजिए और 17 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि H2PtCl6 का IUPAC नाम लिखिए। इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करना है। तो सुनिए जरा, ये देखिए, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है और ये काउंटर आयन है। काउंटर आयन पॉजिटिव है, तो काउंटर आयन जब पॉजिटिव होता है तो मतलब ये हाइड्रोजन है लेकिन पॉजिटिव है। तो अगर काउंटर आयन जब पॉजिटिव है तो नाम कहां से शुरू करते हैं, काउंटर आयन से। तो क्या कहेंगे, कहेंगे हाइड्रोजन, H2 है यानी कि हाइड्रोजन। उसके बाद लिगेंड की संख्या, लिगेंड की संख्या कितनी है 6, तो कहेंगे हाइड्रोजन हेक्सा। और Cl है तो क्या कहेंगे क्लोरो, क्या कहेंगे क्लोरो। पुराने पद्धति के अनुसार क्लोराइडो भी कहते हैं, लेकिन क्लोरो कहेंगे। देखिए कह रहा है हाइड्रोजन हेक्सा क्लोरो। अब प्लेटिनम है तो जब भी काउंटर आयन पॉजिटिव हो तो सेंट्रल मेटल एटम कोई भी हो उसके नाम में ATE अंत में जोड़ा जाता है। तो कहेंगे प्लेटिनम में से नम को हटा देते हैं, NUM को हटा देते हैं और कहते हैं, इसमें जोड़ते हैं क्या, प्लेटिनम में से UM हटाए हैं और ATE जोड़ रहे हैं, प्लेटिनेट। और अब चेक करेंगे कि सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है। तो जरा चेक करिए, क्लोरीन का कितना हो रहा है 6 और -1 होता है एक एटम का, तो -1 × 6 कितना हो जाएगा -6। निकाल ही देते हैं। देखिए H2 + Pt + 6 × Cl = 0। तो 2 गो हाइड्रोजन है तो एगो हाइड्रोजन का +1 होगा, तो 2 का कितना हो जाएगा +2। अब Pt का निकालना है, देखिए -1 हो जाता है, क गो से गुणा करना 6 गो से, 0 के बराबर कर दीजिए। Pt को छोड़ दीजिए इधर है, 6 में -1 से गुणा करेगा -6, फिर -6 में प्लस से गुणा करेगा तो -6, आई हो गया +2।
अच्छा ठीक है, 0 के बराबर कर दीजिए। तब Pt इज इक्वल टू इधर भेज दीजिए तो इनको प्लस में, इधर भेज दीजिए इनको तो माइनस में। कितना आ गया प्लेटिनेट, कितना आ गया जी 4। तो आपका 4 इसको कैसे लिखते हैं, रोमन में लिखते हैं ऐसे। जब ऑक्सीडेशन नंबर लिखना हो तो कहेंगे 4, तो क्या कहेंगे हाइड्रोजन हेक्साक्लोरोप्लेटिनेट 4। ये आपका सही आंसर है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल क्या है, कह रहा है मर्क्यूरी क्लोराइड NH3 गैस से यानी अमोनिया गैस से रिएक्शन करके उजला अवक्षेप बनाता है, तो उजले अवक्षेप का अणु सूत्र क्या है। तो सुनिए क्वेश्चन ना भाई थोड़ा सा गलती है, बिहार बोर्ड के द्वारा जो भी क्वेश्चन दिया जाता है थोड़ा ना उनका एक्सप्लेनेशन मतलब क्वेश्चन को तो देख लिया जाता है लेकिन उसका ना करेक्शन नहीं किया जाता है। ये थोड़ा सा मुझे बहुत बुरा लगा। इस साल एक एक क्वेश्चन को हमने डील किया इसलिए थोड़ा अंदाजा लग गया है। पहले हम भी सोचते थे कि सब क्वेश्चन सही होगा लेकिन फिर भी क्वेश्चन तो गलत होते हैं, 1-2 गलत हो ही जाते हैं। लेकिन कमेटी को जब पैसा भाई दिलाता है, बड़ी सी टीम होती है बोर्ड के पास, तो उनको तो भाई काफी अच्छे से ना देखभाल करके मतलब देख रेख करके ही क्वेश्चन को भेजना चाहिए। सुनिए करें मर्क्यूरी क्लोराइड यानी कि HgCl2, क्या HgCl2। तो HgCl2 NH3 गैस से अगर रिएक्शन करे ना तो कभी भी उजला अवक्षेप नहीं देता है। NH3 एक्वस से माने जलीय NH3 से अभिक्रिया करे तो वह उजला अवक्षेप देता है। तो हम क्या करते हैं NH3 गैस के केस में और जल के केस में, जलीय NH3 के केस में, दोनों के केस में देखते हैं। तो सबसे पहला मर्क्यूरी क्लोराइड यानी कि HgCl2 अगर यह NH3 गैस से रिएक्शन किया तो क्या बनाता है, बनाता है आपका HgNH3 थ्राइस और उसके बाद Cl2। ये आपका कंपाउंड बन जाता है जो कलरलेस होता है। कैसा होता है, कलरलेस होता है माने रंगहीन होता है। तो क्वेश्चन के हिसाब से ना भाई ये आंसर आपका होना चाहिए था, लेकिन ये कह रहा है कि उजला अवक्षेप देता है। उजला समझ रहे हैं, माने रंगहीन होता है। रंगहीन का मतलब आप क्या समझ सकते हैं, आप उजला भी समझ सकते हैं। लोग कहते हैं कि एयर कलरलेस होता है मतलब लगभग व्हाइट समझ लें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जब गैसियस होता है तो HgCl2 जब रिएक्शन करता है तो ये जो कलरलेस कंपाउंड का निर्माण करता है ये वाकई माने प्रेसिपिटेट नहीं होता, माने अवक्षेप नहीं होता। ये पूछ रहा है अवक्षेप की बात। तो जरा सुनिए, अब कहता है कि HgCl2 जब NH3 एक्वस से, NH3 एक्वस का मतलब क्या, पहले ना NH3 आपको एक्वस समझा देते हैं फिर आपको रिएक्शन लिखते हैं। देखिए NH3 एक्वस का मतलब है कि या तो NH3 एक्वस यानी एक्वा यानी जल से रिएक्शन कर दे, तो जैसे ही जल से रिएक्शन करेगा तो NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा। तो या तो NH3 एक्वस लिखें या अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिखे, दोनों बात बराबर है। तो अब लिखते हैं आपका केस, माने अगर NH3 ये क्या है, यहां क्या है गैस है, ठीक है। अब ये NH3 क्या है, एक्वस है। तो हम HgCl2 की रिएक्शन अगर इसको लिखे या इसको लिखे तो इसको लिखना थोड़ा आसान हो गया है। अब तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड को लिख लेते हैं। तो क्या बनाता है, बनाता क्या है भाई, देखिए Hg और उसके बाद बनाता है NH2 और फिर बनाता है आपका Cl2 और उसके बाद अमोनियम क्लोराइड नौशादर, ये आपका प्रोडक्ट बना लेता है। ये Cl2 नहीं होगा, ये Cl होगा, चेक कर लीजिए। ऑप्शंस के हिसाब से तो नहीं चेक करेंगे अभी। HgNH2Cl बिल्कुल सही है। तो ये ना आपका व्हाइट पीपीटी होता है, मतलब उजला अवक्षेप होता है, उजला अवक्षेप होता है। तो इसलिए HgNH2Cl के हिसाब से चेक करिए ये ऑप्शन कौन सा सही है,
HgNH2Cl2 Cl नीचे वाला डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन में माने क्वेश्चन में ना थोड़ा सा यहाँ जलीय होना चाहिए था। फिर भी बिहार बोर्ड भाई जाने, कोई बात नहीं है, आप लोग सही तरीके से जान गए हैं, इतना काफी है। और चलिए हम अब 19 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं, इनको लिख लीजिए, आगे देखते हैं। 19 नंबर सवाल है, कौन अल्काइल हैलाइड सिर्फ SN2 जलांशन अभिक्रिया का अनुसरण करता है? तो सुनिए, SN2 जलांशन अभिक्रिया की जब भी बात हो, SN2 हाइड्रोलिसिस भी आप कह सकते हो इसको, या जल अपघटन भी कह सकते हो, तो SN2 की बात होती है तो SN2 का हम आपको ऑर्डर पहले बता देते हैं। देखिए, SN2 सबसे फास्ट रिएक्शन देता है। अच्छा, SN2 का रेट कितना है? 2 है, रेट ऑफ रिएक्शन 2 होता है। रिएजेंट और न्यूक्लियोफाइल दोनों के कॉन्सेंट्रेशन के घातों के योगफल के बराबर होता है, इसका ऑर्डर तो 2 हो गया। अच्छा, इसका रिएक्टिविटी का ऑर्डर कैसा होता है? सबसे पहले कहता है प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्सरी, देन बेंजाइलिक। तो अगर हम आपसे पूछें कि अल्काइल हैलाइड की अगर बात हो रही है तो अल्काइल हैलाइड में प्राइमरी सबसे फास्ट रिएक्शन देगा, और फास्ट रिएक्शन देता है तो केवल और केवल प्राइमरी ही, सेकेंडरी बहुत स्लो हो जाता है, और टर्सरी तो एकदम ना के बराबर रिएक्शन होती है। तो इसका मतलब यह है कि SN2 रिएक्शन जब भी होगी तो प्राइमरी, SN2 रिएक्शन जब भी होगी तो जलांशन हो या कुछ भी कहे, हमेशा प्राइमरी के साथ फास्ट रिएक्शन होगा। सेकेंडरी और टर्सरी एकदम स्लो रिएक्शन देता है। तो फास्ट रिएक्शन प्राइमरी के अनुसार चेक करते हैं अल्काइल हैलाइड कौन सा है। ये देखिए, हेलोजन एटम प्राइमरी कार्बन एटम से जुड़ा है, खुद को छोड़कर कितने कार्बन एटम से जुड़ा है? 1 से, तो प्राइमरी कहलाएगा। इसलिए इसका मतलब क्या है कि ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, ये देखिए, हेलोजन सेकेंडरी कार्बन एटम से जुड़ा है, खुद को छोड़कर कितने? 1 और 1 2 CH3 ग्रुप से जुड़ा है, मतलब ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हो गया। अच्छा, आगे देखते हैं। ये देखिए, ये हेलोजन टर्सरी कार्बन से जुड़ा है, देखिए 3 CH3 ग्रुप जुड़े हैं, माने 3 वो कार्बन से जुड़ा है, तो ये है टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। और ये क्या है? ये क्या है? बेंजाइलिक। क्या है? बेंजाइलिक अल्काइल हैलाइड या बेंजाइलिक हैलाइड, या बेंजाइल हैलाइड भी कहते हैं इसी को, बेंजाइल हैलाइड। ये आपका टोटल ऑब्जर्वेशन हो गया कि आखिर कौन क्या होगा। और ऑर्डर क्या होगा? सबसे पहले कहता है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड सबसे फास्ट रिएक्शन देगा। अच्छा, उसके बाद सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, देन टर्सरी अल्काइल हैलाइड। बात क्लियर हो गई? तो जब भी हाइड्रोलिसिस होती है तो मान के चलिए प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है तो फास्ट रिएक्शन देगा, तो फास्ट रिएक्शन कौन देगा भाई? प्राइमरी। इसलिए ऑप्शन कौन होगा? ए। रिएक्शन को अगर समझाएं तो ये क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं CH3 CH2X+। हाइड्रोलिसिस हो रहा है। अच्छा, ठीक है, हाइड्रोलिसिस अगर हो रहा है तो किसके साथ? किसी के साथ भी करा लो। चलो डायरेक्ट हम केवल मतलब जलांशन करा H2 से ही कराते हैं। H2 का मतलब ये है कि ये ना H+ और OH- होगा, तोड़ेंगे तो देखिए ये आकर के यहां जुड़ता है और HX को लेकर के ये बाहर निकल जाता है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH2 और फिर OH और फिर ये HX, ऐसे कंपाउंड बनेगा। तो ये तो आपको प्राइमरी अल्कोहल बन गया। लेकिन मैकेनिज्म की बात हो रही है भाई, SN2 रिएक्शन की। तो मैकेनिज्म की जब बात हो रही है तो मैकेनिज्म में आपको सबसे पहले सामने से अटैक करना पड़ेगा। तो सामने से जैसे ही अटैक कराइएगा तो यहां आकर के रिएजेंट जुड़ेगा, बीच में इंटरमीडिएट भी बनेगा। इंटरमीडिएट बनने के बाद ना आपको प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। तो पूरा डिटेल नॉलेज भी आपको लगभग हो गया, और ये आपका पहला ऑप्शन सही है। चलिए आगे की बात करते हैं, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को कॉपर पाउडर के साथ गर्म किया जाता है तो क्लोरोबेंजीन और नाइट्रोजन गैस बनता है।
इस रिएक्शन का अर्ध आयुकाल प्रतिक्रिया की सांद्रण से स्वतंत्र है, माने हाफ लाइफ टाइम से कोई लेना देना नहीं है। N2 गैस का आयतन 10 मिनट के बाद 10 लीटर एवं प्रतिक्रिया की संपूर्णता पर जैसे ही मैंने केमिकल रिएक्शन खत्म होता है तो ये 100 लीटर हो जाता है। अरे भाई 10 गुना बढ़ रहा है। तो प्रतिक्रिया का दर प्रति मिनट में क्या होगा, तो जरा सुनिए, 2.303 अपॉन 10, 2.303 अपॉन 10 log 5 और 2.303 अपॉन 10 log 2.0, 2.303 अपॉन 10 log 4.0। तो इनको हम ट्रिक से बनाते हैं। सुनिए, कह रहा है प्रतिक्रिया का दर प्रति मिनट इकाई में, तो क्या कहेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि प्रतिक्रिया की दर। तो प्रतिक्रिया की दर यहां कह रहा है 10 मिनट में 10 लीटर था और संपूर्ण हो रहा है तो 100 लीटर हो रहा है, माने 10 गुना बढ़ रहा है। तो हम लोग लिखते हैं क्या है, हम लोग लिखते हैं 0.693, ऐसे लिखते हैं 0.693, या ऐसे भी लिख देते हैं 0.69, कितना हो रहा है 2.3। तो हम लोग लिख सकते हैं कितना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ट्रिक का होता है 2.303 अपॉन कितना हो रहा है 10 लीटर, कितना हो रहा है 10 लीटर, और मिनट कितना है 10 मिनट, तो 0.303 अपॉन टाइम, टाइम कितना 10 मिनट। अच्छा, प्रति मिनट की बात हो रही है तो 10 मिनट, ठीक है, 10 मिनट इनटू लॉग, कितना गुना बढ़ रहा है 10 से 100 हो रहा है तो 10 गुना, तो लॉग 10। तो ये आपका ट्रिक है, रेट निकालने का ट्रिक है। जब भी कंसंट्रेशन 10 गुना बढ़े ना तो आप ये फॉर्मूला लगा लीजिएगा। तो कहिएगा कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, कहिएगा 2.303 अपॉन 10 मिनट, तो 10 को 10 रहने दीजिए, मिनट यानी प्रति मिनट, 1/मिनट यानी प्रति मिनट, और लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है 1, मतलब कि आपका 1 से गुणा करेंगे तो वैल्यू तो फिर इतना ही आएगा। तो चेक करिएगा कितना आ रहा है, dx अपॉन dt, ये लिख सकते हैं आप, लिख सकते हैं यहाँ कि dx अपॉन dt माने रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू कितना रहा है 2.303 अपॉन 10, ये वैल्यू आ रहा है। कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ही ऑप्शन सही है। तो अब आते हैं 21 नंबर पे, इनको आप लिख लीजिए और फिर आगे की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कह रहा है कि जब FeOH थ्राइस यानी कि फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट में NaCl का घोल मिलाया जाता है तो FeOH थ्राइस Fe3+ प्राप्त होता है, FeOH थ्राइस Cl- प्राप्त होता है, FeOH थ्राइस Na+ प्राप्त होता है, या FeOH थ्राइस अवक्षेपित होता है। तो इनमें से क्या होता है आपको बताना है। तो क्या करिए, सुनिए, FeOH थ्राइस ना एक मल्टीमोलिकुलर सॉल्ट है जिसको मल्टीमोलिकुलर कोलाइड भी कहा जाता है। इसमें असंख्य माने बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। तो क्या कहिएगा, कहिएगा FeOH थ्राइस एक मल्टीमोलिकुलर कोलाइड या सॉल्ट है। तो इसलिए जितने भी दुनिया के मल्टीमोलिकुलर सॉल्ट होते हैं उनको अगर NaCl में घुलाया जाता है तो सेम वही कंसंट्रेशन इसका NaCl का मान के चलिए 10 ml, 20 ml, 50 ml, 100 ml मिलाइए, ठीक है, 200 ml मिलाइए, 1 लीटर भी मिलाइए, लेकिन FeOH थ्राइस का मॉलिक्यूल ना बहुत ज्यादा होता है। तो जब बहुत ज्यादा होता है तो कंसंट्रेशन NaCl का कुछ भी हो ना उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जब कोई फर्क नहीं पड़ता है तो इसका मतलब क्या है, केवल यही बचेगा। तो FeOH थ्राइस मिलता है, कुछ भी मिलाइए यही मिलता है। तो इसलिए ऑप्शन क्या होगा, यही मिलता है, और वो भी अवक्षेप के रूप में, PPT के फॉर्म में।
किसके फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में ही होगा, तो इसीलिए डी ऑप्शन आपका सही होगा। समझ गए होंगे। चलिए 21 नंबर लिख लीजिए, 22 नंबर की बात करते हैं। 22 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित जटिल यौगिकों में किसका अणुचुंबकीय आघूर्ण सबसे अधिक होगा। किसका अणुचुंबकीय यानी मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रहा है आपसे, और मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू, आप फॉर्मूला जानते हैं, और उसके बाद इसको बोर मैग्नेटॉन लिखा जाता है, मतलब रूट अंडर एन इंटू एन प्लस टू बोर मैग्नेटॉन, ये मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है। इन का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ करेंगे। देखिए आपको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि किसी भी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पॉजिटिव 3 है, 6 में से 3 घटा दीजिए, कितना होगा 3 प्लस 3। यहां से चेक करिए कितना जाएगा 4 और 2, कितना आ जाएगा +2। यहां चेक करिएगा तो फिर +2, 6 में से 4 घटा दीजिए +2। अच्छा, कार्बोनिल न्यूट्रल लिगेंड है, तो न्यूट्रल लिगेंड है तो कितना हो जाएगा 0। मतलब कि जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो Cr3+ का निकालेंगे। लेकिन उससे पहले ना हम थोड़ा ना एक एक करके बात करते हैं। पहले क्रोमियम का चेक करते हैं। तो क्रोमियम का होता है आर्गन 18, 4s2 और 3d कितना 20, और क्रोमियम होता है 24, तो 20 4 24। तो इसको ना 4s1 लिखते हैं स्टेबल स्टेट में और 3d5। लेकिन हमको तो बताना है भाई Cr3+ का, तो हमेशा जो ऑर्बिटल होता है इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है n-1d1 to 10 ns1 to 2। तो लास्ट ऑर्बिटल ns है, तो ns से इलेक्ट्रॉन पहले निकलेगा, तो ns यानी 4s से इलेक्ट्रॉन पहले निकलेगा। तो एगो है इसमें का, तो एगो इसमें का निकाल लेंगे। अब कोई गो निकालना है 3 गो, तो 2 गो इसमें से निकाल लेंगे, तो हमें से कौ गो बच जाएगा 5 गो में से 2 गो निकाल लिए, 3 गो बचा। मतलब कि आर्गन हो गया ये आर्गन, और ये हो गया 3d3। अब जरा सुनिए, H2O एक वीक फील्ड लिगेंड होता है, तो वीक फील्ड लिगेंड होता है, तो इस D के लिए आप ऑर्बिटल जब बनाएंगे तो जरा चेक करिए 1 2 3 4 और ये 5। तो वीक फील्ड लिगेंड होता है तो कितना हो गया 1 2 3। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, n का वैल्यू कितना हो गया 3। तो क्या कहेंगे कि देयरफॉर म्यू इज इक्वल टू म्यू ऑफ किसका क्रोमियम 3+। तो क्या कहिएगा म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट n इंटू एन प्लस 2। तो n इंटू एन प्लस 2 इधर लिखे हैं, देखो n का वैल्यू कितना 3, तो 3 इंटू 3 + 2 कौन सी बोर मैग्नेटॉन। समझ में आ गया। तो 3 तो 3 और 3 2 कितना हो गया 5, हाई हो गया बोर मैग्नेटॉन। तो देखो तो 3 5 15 अंडर रूट 15 का मतलब लगभग 16 को अगर कहें तो 4 कह सकते हैं, तो 4 कह सकते हैं, तो इसका वैल्यू हो जाता है लगभग 3.93 बोर मैग्नेटॉन। मतलब ना कि इसका वैल्यू अब आप क्या करिए लिख लीजिए, कहीं ना कहीं लिख लीजिए। देख चेक करते हैं थोड़ा जगह किधर बच रहा है। हाँ थोड़ा जगह बच रहा है। तो ना ए का वैल्यू कितना है 3.93, ए का वैल्यू है 3.93 बोर मैग्नेटॉन। अच्छा दूसरा चेक करते हैं। दूसरा देखिए थोड़ा ना आपको स्पीड बढ़ाना है ना, तो 2K की स्पीड में बढ़ा लीजिए या 1.5K वीडियो का स्पीड बढ़ा लेना है। देखिए Fe2+ है, तो सबसे पहले Fe का निकालना पड़ेगा। परमाणु संख्या कितना होता है इनका 24, इनका भी 24। प्रोटॉन की संख्या कभी चेंज नहीं होती, इसीलिए ऐसे लिख रहे हैं। देखिएगा ये है आर्गन। अच्छा उसके बाद होता है 4s2 और 3d। तो 24 सॉरी क्रोमियम 24 होता है, आयरन 26 होता है, तो 20 हाई हो गया 6 26। अब ना आपको कितना का निकलना है Fe2+ का, तो Fe2+ का निकालिएगा तो आर्गन 18, अब 4s 0 हो जाएगा। हमें से कौ घटाइएगा ना, हमें से तो घट पे नहीं करेगा क्योंकि 2 को निकालना है, तो 4s 0, तो 3d6। तो 3d6 का मतलब क्या चेक करिए 1 2 3 4 5। अच्छा H2O फिर वीक फील्ड लिगेंड है, तो क्या कहिएगा 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया n = 4।
तो क्या कहिएगा, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 4 इंटू 4 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा, तो 4 गुणे 4 दू 6, तो 4 6 कितना हो गया 24, और रूट अंडर 24 का वैल्यू, अच्छा 25 रहता तो 5 कह देते, 24 का वैल्यू कितना हो जाएगा, लगभग 4.95 कह लो, 4.95। तो बी का वैल्यू हो जाएगा आपका, यहां बना देते हैं, मैंने इसका वैल्यू हो जाएगा 4.95 बोर मैग्नेटॉन, BM बोर मैग्नेटॉन। दुआ का हो गया। तो चलिए अब इनको मिटा देते हैं। आप लोग लिख लिए होंगे, कॉपी पेन तो लेकर के ही बैठे हैं, है ना। तो इनका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, आप भी ले लीजिए और फिर आगे की बात करते हैं। चलिए हो गया। अब देखिए दूसरा का आया 4.95, पहला का आया कितना 3.93, लगभग में वैल्यू हम लिखे हैं वो, ठीक है। अब देखिए इसके बाद, अच्छा एक बात बताइए, इतना देखिए वीडियो इतना लंबा इसलिए हो रहा है ना कि एक एक क्वेश्चन को हम हल कर रहे हैं, तो हल करेंगे तो भाई समय तो लगेगा, और इससे ना आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। क्रिस्टल क्लियर का मतलब है कि आपका डाउट जो भी रहेगा वो सब के सब क्लियर हो जाएंगे। तो जब क्लियर हो जाएंगे तो फिर आपको कोई समस्या नहीं होगी बाद में। तो इसीलिए ना हम पूरा का पूरा सॉल्यूशन करा रहे हैं। देखिए बोलते बोलते ना भाई लगभग ना 12 घंटा, लगभग कितना दिन भर में तो लगभग 7-8 क्लास हो जाता है। उसके बाद वीडियो अलग बनाना तो 1.5 घंटा तो वही हो जाता है, सब लगभग 9-10 घंटा पढ़ाना पड़ता है। फिर भी कोई बात नहीं है। देखिए सी ऑप्शन क्या है, तीसरा सी ऑप्शन Fe2+ है, फिर तो वही आएगा, लेकिन Cn ना एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, चेक कर लेते हैं, ठीक है। Fe पहले Fe का निकाल लेते हैं। अभी क्या लिखे थे आर्गन 4s2 और फिर 3d6, लेकिन हमको लिखना है Fe2+ का परमाणु संख्या होता है 26, ठीक है। 2+ का मतलब 2 निकालना है, 24 का लिखना है। तो आर्गन हो गया इधर, 3d6 हो गया। इस केस में जरा चेक करिए, 1 2 3 4 5 कितना हो रहा है 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 6 गो तो हो गया। चेक करो डी में कौ गो है, 6 गो तो भर दिए। लेकिन एक बात बताइए, जो Cn है ना, ये ना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये क्या करता है ना कि ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, पुल करता है, पुल करके और उनका पेयरिंग करता है, माने जोड़ा लगाता है। देखो सिंगल सिंगल है ना, तो इनका जोड़ा लगाता है। तो जोड़ा लगाता है तो क्या होता है, सुनो, हाई इलेक्ट्रॉन वाह इसमें चला आता है, हाई इलेक्ट्रॉन वाह इसमें चला आता है। तो क्या हो जाएगा, जैसी पेयरिंग होगा, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होगा तो क्या कहेंगे, देखिए कहेंगे कि ऐसा कीजिए, इधर जो है ना 1 2 3 4 5, जरा चेक करिए। तो अभी तो पहले ही था, अच्छा इसमें आ गया इधर वाला इलेक्ट्रॉन, तो 2 गो, इसमें इधर वाला तो 3 गो। एक बात बताइए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 0 हो गई। कितनी हो गई, 0, क्योंकि देखिए अनपेयर्ड नहीं है, पेयर्ड है, सबके सब जोड़ा लग गया। तो जब अनपेयर्ड 0 हो गया तो म्यू का वैल्यू निकालिएगा, तो √0 इंटू 0 प्लस कितना 2, मतलब 0 में 2 से गुणा करिएगा पूरा 0। तो तीसरा का वैल्यू आ रहा है कितना, 0, ठीक है। चौथा चेक करते हैं। चौथा का तो निकेल का ऐसे ही 0 है, मतलब 0 है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही नहीं होगा ना। तो अभी चेक कर लेते हैं निकेल का निकाल के। निकेल, तो निकेल का निकालते हैं, परमाणु संख्या कितना होता है 28, आर्गन 18 और उसके बाद 4s2 और 3d8, ठीक है।
3D8 तो 3D8 का निकालेंगे तो 8 का निकालेंगे तो क्या होगा 3D8 का मतलब हो गया कि हाई हो गया d ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 तो 1 एक मिनट 2 3 4 5 6 7 8 यही ना। अब सुनिए जरा CO यानी कार्बोनिल एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो फिर पेयरिंग होगा तो ही चलाएगा इधर तो ये चलाएगा इधर। तो जब पेयरिंग हो गई तो देखिएगा पेयरिंग के केस में क्या होगा टोटल ऑर्बिटल्स जो होंगे ये क्या हो जाएंगे पहले से सब के सब ये 3 थे ये वाला इधर चलाया ये वाला इधर चलाया तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 0 तब म्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 इसी तरीके से 0 हो जाएगा। मतलब कि सबसे ज्यादा किसका हो रहा है इसका हो रहा है 3.93 इसका हो रहा है 4.95 0 और 0 बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। तो चलिए 23 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं और 23 नंबर को लिखते हैं। तो देखिए 23 नंबर सवाल वीडियो थोड़ा लंबा भी हो चुका है लेकिन फिर भी कोई बात नहीं ये एक क्वेश्चन और एक और क्वेश्चन करा देते हैं उसके बाद रहने देते हैं फिर एक अलग से वीडियो तो बनाना ही पड़ेगा हमको जहां तक लगता है फिर भी कोई बात नहीं है देखते हैं तीसरा पार्ट बनाना पड़ेगा। देखते हैं निम्नलिखित में कौन नेशनल अभिकारक यानी नेशनल रिएजेंट के साथ पीला या भूरा अवक्षेप देता है। तो जरा सुनिए सबसे पहली बात कि नेशनल अभिकारक यानी नेशनल रिएजेंट कहते किसको है तो सुनिए ये है अल्कली माने क्षारीय K2HgI4 इसको कहते हैं पोटेशियम टेट्राआइडोमर्क्यूरेट 2 इसको हम लोग नेशनल अभिकर्मक यानी कि नेशनल रिएजेंट यानी अभिकर्मक या अभिकारक के नाम से जानते हैं। अल्कली का मतलब कोई ना कोई बेस इसमें मौजूद होगा तो ये बेस कौन सा होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड K2HgI4 यानी कि पोटेशियम टेट्राआइडो मर्क्यूरेट 2 और कास्टिक सोडा के मिक्सचर को नेस्लर्स रिएजेंट कहा जाता है। नाम अभी अभी क्या बोले थे बोले हैं इसका नाम क्या बोले हैं कास्टिक सोडा और लिखे हैं पोटेशियम टेट्राआयोडो मर्क्यूरेट 2 इसलिए क्योंकि चेक करिए -4 +2 उधर भेजिएगा तब +4 माने +4 -2 तब +2 तो 2 ऑक्सीडेशन नंबर किसका मरकरी का। तो ये आपका नाम हो गया इसका। अब ना पूछ रहा है कौन नेशनल अभिकर्मक के साथ पीला या भूरा अवक्षेप देता है। तो सुनिए जैसे ही NaOH और K2HgI4 का मिक्सचर अमोनिया के जलीय विलयन से अभिक्रिया करता है तो देखिए अमोनिया का जलीय विलयन से अभिक्रिया करने का मतलब क्या हुआ कि अमोनिया ना जल से अभिक्रिया जलीय विलयन नहीं माने अमोनिया जल से अभिक्रिया करता है तो जल से अभिक्रिया करता है ना तो NH4OH बना लेता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो उसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिख लेते हैं NH4OH। देखिए समझा देते हैं देखिए इधर NH3 H2 माने जल दोनों आपस में अभिक्रिया करता है NH4OH बनाता है NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए प्रोडक्ट क्या क्या बनता है। प्रोडक्ट बनता है आपका सबसे पहले बनता है पोटेशियम आयोडाइड फिर सोडियम आयोडाइड अब फिर बनता है जल और उसके बाद बनता है आपका
NH2 HgO HgI। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है बताते हैं। इसको ना इसको चेक करते हैं। ये क्वेश्चन बैंक है, इधर इसको कहते हैं ऑरेंज ब्राउन कलर। क्या कहते हैं? ऑरेंज ब्राउन कलर। क्वेश्चन बैंक में नहीं दिया है कुछ, तो सुनिए, ये कह रहा था ना पीला या भूरा अवक्षेप, लेकिन ये कह रहा है ऑरेंज ब्राउन कलर। इसीलिए ना कभी भी क्वेश्चन बैंक के जो क्वेश्चन हैं उनको ना बिहार बोर्ड वाले अगर मिला लेते ना तो बहुत अच्छा होता। वो लोग ना मिलाते नहीं है। भाई बिहार का है तो बिहार वाला सब वैसे सरकारी नौकरी का मतलब ना बाप का भभूति है, सब चेक नहीं करता है। देखिए ऑरेंज ब्राउन कलर, तो ऑरेंज ब्राउन कलर है तो आप ना क्वेश्चन के हिसाब से पीला या भूरा अवक्षेप कर रहा था, यहाँ नारंगी और भूरा अवक्षेप कहिएगा, ठीक है। इसको ना मिलन्स ऑफ बेस कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस। क्यों? क्योंकि आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस, ये मिलन्स बेस है, तो कहते हैं कि इसी को आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस कहा जाता है। तो किसके साथ एक्चुअल रिएक्शन हुआ जी? NH3 के साथ। कौन सा अवक्षेप प्राप्त हुआ? ऑरेंज ब्राउन। तो NH3 के साथ रिएक्शन हुआ, ऑरेंज ब्राउन कलर प्राप्त हुआ, पीला भूरा नहीं हुआ, माने नारंगी भूरा हुआ। तो ये आपका 23 नंबर सवाल है, ठीक है। चलिए अब इसका ना स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखिए या जो कुछ भी करिए, हमने तो आपको सॉल्यूशन बता दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए इस वीडियो का अंतिम सवाल, इस वीडियो का अंतिम सवाल इसलिए क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। तो देखते हैं क्या कहता है। कहता है केन शुगर जिसका वेट 342 ग्राम है के 5% एक घोल पदार्थ X के 1% घोल के आइसोटोनिक है तो X का अणु भार ज्ञात करें। थोड़ा क्वेश्चन चेक कर लेते एक बार, गलत तो नहीं लिखे ना, चेक करते हैं। केन शुगर के 5% एक घोल पदार्थ X के 1% घोल के आइसोटोनिक है। क्वेश्चन तो सही है और क्वेश्चन का कह रहा है कि X का अणु भार ज्ञात करिए। तो सुनिए, इन 2012 का रिपीटेड क्वेश्चन है। 2012 में, ये 2012 का फर्स्ट सिटिंग का ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, जाकर के चेक कर लीजिएगा। पूरा फुल डिटेल इस वीडियो में नहीं बताएंगे क्योंकि उसमें बता चुके पूरा फुल डिटेल। इसका ऑप्शन होगा बी 34.2, 34.2 ग्राम कह लोगे या जो कुछ भी ग्राम में लिखेंगे तो ग्राम कह लेंगे। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। और फुल डिटेल नॉलेज लेना है तो चले जाइए 2012 में दूसरे क्वेश्चन को देख लीजिएगा। और अब बताइए ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा। देखिए पूरा डिटेल हम वीडियो बना रहे हैं इसलिए समय लग रहा है, और अगर भाई डिटेल बताएंगे तो समय तो लगेगा। वो ABC वाला तो कंडीशन है नहीं मेरे पास। हम कोशिश कर रहे हैं कि मतलब जो भी आपको दे वो बिल्कुल प्योर क्लियर फ्रेश दे, एकदम अच्छा दे। तो चलिए अब बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो आपने पूरा देखा है बहुत बहुत शुक्रिया आपको, क्योंकि आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। और जो भी त्रुटियां हो गई हो इसमें मतलब ना न्यूमेरिकल था तो कहीं एक जगह शायद हमसे गलती हुआ था, लेकिन फिर भी कोई ज़्यादा इश्यू नहीं था। तो अब बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करिए, जैसे आप डेली शेयर करते हैं वैसे। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप तो शेयर नहीं करते, तो आप जरूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके पार्ट 3 में, क्योंकि पार्ट 1 में हमने 13 क्वेश्चन बता रखा है। 14 से 24 तक 11 क्वेश्चन को इसमें हमने डील किया और क्वेश्चन बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन थे। जनरल क्वेश्चन अपने टीचर लोग से अगर दीजिएगा, कहिएगा बनाइए इसको, तो बहुत भाई बहुत मिनिमम टीचर बना पाएंगे, बहुत मिनिमम, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लग रहा है,
बहुत मेहनत लग रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नींद अच्छी लीजिए, परीक्षा की तैयारी करते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।